नमस्कार साथियों, गुरु कृपा स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बीए सेकेंड ईयर के प्रथम प्रश्न पत्र जापान के संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला में। पहला प्रश्न, जापान के संविधान से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसमें पहला प्रश्न है कि जिहेपेन का अर्थ क्या है। दोस्तों, ये जिहेपेन है और जापान शब्द को जापानी भाषा में जिहेपेन कहा जाता है और इस जिहेपेन का शाब्दिक अर्थ होता है सूर्य का उदय है। जिहेपेन जो है वो जापानी भाषा में ही इसको क्या कहा जाता है, जिहेपेन कहा जाता है और इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है सूर्य का उदय। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस देश को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है, तो वह जापान को ही कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि शोगुन का क्या अर्थ है। शोगुन का मतलब होता है एक उपाधि से है जो वीर सेनापति की उपाधि के नाम से जाना जाता है। अर्थात जो वीर सेनापति होता है उसकी उपाधि से वह क्या करता है, शासन कार्य करता है, तो उसे शोगुन कहा जाता है। तो यहाँ पे शोगुन का अर्थ हो गया वीर सेनापति की उपाधि से है जिसके नाम पर वह शासन कार्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जापान का वर्तमान संविधान कब लागू किया गया। तो दोस्तों, जापान का वर्तमान संविधान 3 मई 1947 को, जिसे आज वर्तमान में 100वां संविधान भी कहा जाता है। दोस्तों, ध्यान रखना है, इससे पहले जापान का जो संविधान था उसको मेइजी संविधान के नाम से जानते थे और आज वर्तमान में जो जापान का संविधान है उसे 100वां संविधान के नाम से भी जाना जाता है और जिसको लागू किया गया था 3 मई 1947 को। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि जापान के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। दोस्तों, जापान के संविधान में 11 अध्याय व 103 अनुच्छेद हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जापान के संविधान की 4 विशेषता बताइए। जापान के संविधान की विशेषता बताने है कि जापान का संविधान लिखित है और कठोर संविधान है। दूसरी विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता को अपनाया गया है। अर्थात अनुच्छेद 98 99 के अनुसार जापान में जो संविधान की सर्वोच्चता को अपनाया गया है, जबकि ब्रिटिश संविधान में संसदीय सर्वोच्चता को अपनाया गया है और भारतीय संविधान में भी संविधान की सर्वोच्चता को अपनाया गया है। अगला जो इसकी विशेषता है वो यह है कि लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान है। अर्थात इसमें अंतिम शक्ति जो है वो जनता में निहित की गई है, जनता के पास रखी गई है, तो इसे कहा जाता है लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान। अगला क्वेश्चन है जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, युद्ध का परित्याग। जापान का संविधान ही एक ऐसा संविधान है जिसमें युद्ध के परित्याग की बात की ही गई है, लिखी गई है और वह उसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 9 के तहत। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि जापान की व्यवस्थापिका का नाम क्या है। जापान की व्यवस्थापिका का नाम क्या है और उसके सदनों के नाम बताइए। दोस्तों, ध्यान में रखना है कि जापान की व्यवस्थापिका यानी कि संसद को डाइट कहा जाता है। जापान की संसद को डाइट कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा में उसको डाइट कहते हैं और जापानी भाषा में उसे कोकई कहते हैं। ये ध्यान रखना, यानी कि डाइट को जापानी भाषा में क्या कहते हैं, कोकई कहते हैं। और डाइट के जो सदन है उसमें पहला सदन है प्रतिनिधि सदन, दूसरा है सभासद सदन। तो यह है जापान का ये डाइट से संबंधित यानी कि व्यवस्थापिका अर्थात संसद से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि जापान के 2 प्रमुख राजनीतिक दल कौन कौन से हैं। जापान के 2 प्रमुख राजनीतिक दल हैं, एक उदारवादी लोकतंत्री दल जिसे समाजवादी दल कहते हैं, दूसरा है लोकतांत्रिक समाजवादी दल जिसे साम्यवादी दल कहते हैं। तो ये 2 दल हैं, समाजवादी दल और साम्यवादी दल। अगला क्वेश्चन है कि जापान में सर्व समाधान या एमनेस्टी क्या है। जापान में सर्व समाधान या एमनेस्टी क्या है। जापान में सर्व समाधान या एमनेस्टी का मतलब होता है कि जापान के सम्राट द्वारा राजनीतिक अपराधियों को सामूहिक रूप से क्षमा किया जाना सर्व समाधान कहलाता है। आधार तो उसे कहते हैं आम माफ़ी।
ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, जापान की दलीय प्रणाली की दो विशेषता बताइए। जापान की दलीय प्रणाली की दो विशेषता बताइए। तो ध्यान रखना है कि एक दलीय प्रभुत्व वाली बहुदलीय प्रणाली। दूसरी विशेषता है दल धर्मनिरपेक्ष पर आधारित है। तीसरी विशेषता है दलों पर दबाव समूह का प्रभाव अर्थात लॉबिंग। दलों के ऊपर दबाव समूह का प्रभाव होता है, लॉबिंग प्रक्रिया अपनाई जाती है। दलों पर पेशेवर नेताओं का प्रभाव होता है। तो यह है जापान की दलीय प्रणाली की विशेषता। अगला क्वेश्चन है कि जापान के सम्राट की दो प्रमुख शक्तियाँ बताइए। जापान के सम्राट की दो शक्तियाँ हैं। सम्राट द्वारा मनोनीत व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया जाता है, यानी कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? जापान में सम्राट के द्वारा किया जाता है। दूसरा है डाइट के अधिवेशन बुलाना अर्थात संसद के अधिवेशन बुलाना और प्रतिनिधि सदन को भंग करना। दूसरा काम क्या है कि अधिवेशन बुलाना है और प्रतिनिधि सदन को क्या करता है? भंग करता है, यानी कि समय से पहले उसको भंग कर सकता है। सम्राट की ये शक्तियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है कि मंत्रिमंडल द्वारा मनोनीत व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करना, यानी कि जापान के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सम्राट के द्वारा की जाती है। उससे पहले मंत्रिमंडल उसको क्या देता है? सलाह देता है। अगला है सम्राट को सर्व समाधान का अधिकार प्राप्त है, जो अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया है, यानी कि राजनीतिक अपराधियों को सामूहिक रूप से क्या कर देता है? वो क्षमा कर देता है। तो सर्व समाधान कहलाता है, जिसको एमनेस्टी या आम माफी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि डाइट की रचना किस प्रकार होती है? डाइट की रचना यानी कि संसद की रचना किस प्रकार होती है? तो संसद के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार पर आधारित प्रत्यक्ष निर्वाचन एवं गुप्त मतदान पद्धति द्वारा किया जाता है। सदस्य संख्या है, प्रतिनिधि सदन की सदस्य संख्या है 500, जिसमें से 274 सदस्य एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र से चुने जाते हैं और 226 सदस्य बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र से चुने जाते हैं। अगला है कि सभासद सदन जो है उसमें 252 सदस्य हैं, 100 सदस्य राष्ट्रीय निर्वाचन क्षेत्र से और 152 सदस्य क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र से चुन करके आते हैं। तो यह है संसद के सदस्यों का जो रचना है वह है। अगला है कि जापान की संसदीय व्यवस्था के दो लक्षण बताइए। जापान की संसदीय व्यवस्था के दो लक्षण हैं। उत्तरदायी सरकार के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। दूसरा है नाम मात्र की वास्तविक कार्यपालिका विद्यमान है। तीसरा है डाइट कानून निर्माण की सर्वोच्च संस्था है और चौथा है मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व है। तो ये संसदीय व्यवस्था के लक्षण हैं। अगला क्वेश्चन है कि डाइट के दो समितियों के नाम बताइए। तो डाइट के एक है स्थायी समिति, जिसकी सदस्य संख्या 20 से 50 हो सकती है। दूसरी है संयुक्त सम्मेलन समिति, तीसरी है संयुक्त विधायी समिति और चौथी है तदर्थ समिति। ये तो हैं डाइट की समितियों के नाम। अगला क्वेश्चन है कि जापान में न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे की जाती है। दोस्तों, जापान में न्यायाधीशों की नियुक्ति जनता के अनुसमर्थन पर मंत्रिमंडल द्वारा की जाती है। जापान में न्यायाधीशों की नियुक्ति जनता के अनुसमर्थन के आधार पर मंत्रिमंडल द्वारा की जाती है और उसके बाद में सम्राट इसकी नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन है कि जापान की न्यायिक व्यवस्था की दो विशेषता बताइए। जापान की जो न्यायिक व्यवस्था है उसकी दो विशेषता बतानी है। पहला है विधि का शासन है, अर्थात विधि के समक्ष सभी व्यक्तियों को समान समझा जाता है। दूसरा है स्वतंत्र न्यायपालिका, तीसरी है न्यायपालिका पर जनता का नियंत्रण और चौथी है एकीकृत न्याय व्यवस्था और न्यायिक पुनरावलोकन। यह है जापान की न्यायिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं। अगला क्वेश्चन है कि जापान के नागरिकों को प्राप्त कोई 4 अधिकार बताइए। दोस्तों, ध्यान रखना कि जापान के नागरिकों को जो अधिकार दिए गए हैं, मूल अधिकार दिए गए हैं, उनका उल्लेख अनुच्छेद 10 से लेकर के 40 तक है। जिसमें इसके जो अधिकार हैं उनमें संपत्ति का अधिकार, काम पाने का अधिकार, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, क्षतिपूर्ति का अधिकार, स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीने का अधिकार और समानता का अधिकार। इनका उल्लेख जो है अनुच्छेद 10 से लेकर के 40 तक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जापान के नागरिकों का जो प्राप्त अधिकार है उसका वर्णन संविधान में कौन से अनुच्छेद में मिलता है। तो वह है अनुच्छेद 10 से 40 तक इसका उल्लेख मिलता है। अगला जो क्वेश्चन है वो यह है कि जापान के नागरिकों
के कर्तव्य बताइए। जापान के नागरिकों के कर्तव्य बताइए। तो दोस्तों पहला कर्तव्य है कि संविधान का आदर करना व निष्ठा बनाए रखना। दूसरा है काम करने का नागरिक कर्तव्य। तीसरा है कर देने का कर्तव्य। और चौथा है बच्चों को सामान्य शिक्षा उपलब्ध करवाने का कर्तव्य। तो ये हैं जापान के नागरिकों के कर्तव्य। अगला जो क्वेश्चन है कि जापान के नागरिकों के अधिकारों की दो विशेषता बताइए। जापान के नागरिक अधिकारों की दो विशेषता बताइए। तो पहला क्वेश्चन है, पहली विशेषता है अधिकारों के साथ कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। दूसरा है कि सभी के लिए समान अधिकारों की व्यवस्था की गई है। तो यह नागरिक अधिकारों की विशेषता। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो यह है कि जापान में राज पद का क्या औचित्य है। जापान में जो सम्राट का पद है उसका क्या औचित्य है, दो कारण बताइए। यानी कि आज भी जापान में सम्राट के पद को बनाए रखा गया है जो एक प्रकार से नाम मात्र का होता है। तो इसका कारण क्या है, क्यों बनाया गया? इसके पीछे कारण है कि जापानी जनता की रूढ़िवादिता, अर्थात जापान की जो जनता है उस पद को बनाए रखने के लिए रूढ़िवादिता पर आधारित है। अगला है सम्राट के प्रति जनता की भक्ति भावना एवं निष्ठा को। तीसरा है कि राष्ट्रीय इतिहास एवं एकता का प्रमुख आधार माना गया है। यानी कि ये जापान में राष्ट्रीय एकता का प्रमुख आधार है, जापान का सम्राट या राजपद। अगला है अतीत की राजनीति में सम्राट की सराहनीय भूमिका रखी गई है। यानी कि जापान के जो अतीत की पहले की जो बीत चुकी जो राजनीति है उसके में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, तो उसकी भूमिका को भी ध्यान में रखते हुए उसको पद को बनाए रखा गया है। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जापानी संविधान में युद्ध का परित्याग क्यों किया गया है। दोस्तों ध्यान रखना है कि मैंने अभी पहले बताया है कि जापानी एक ऐसा देश है जहाँ पे संविधान में लिखा गया है कि युद्ध कभी नहीं करेगा, युद्ध को त्याग किया गया है, क्योंकि जापान द्वितीय विश्व युद्ध में युद्ध के दुष्परिणामों को स्वयं देख चुका था, इसलिए जापानी संविधान में युद्ध का परित्याग किया गया है। दोस्तों आप सभी को पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के द्वारा जापान के दो प्रसिद्ध नगर हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर परमाणु बम गिराए गए थे, जिसके दुष्परिणाम स्वयं जापान देख चुका था। और उसी घटना को ध्यान में रखते हुए उसने सबसे पहले अपने वर्तमान संविधान जो 16वां संविधान है उसमें युद्ध की परित्याग की बातें कही गई है, जिसका उल्लेख जापान के संविधान के अनुच्छेद 9 में देखने को मिलता है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।